friends, in this video we will talk about William Golding, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about William Golding. He was born in 1911 and he was died in 1993, and he was also the Nobel Prize winner of 1983. तो उन्हें Nobel Prize में मिला था 1983 में, and joined in Royal Navy in the World War II. So he joined in Royal Navy in the World War टू में ही फेमस वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो इनका सबसे फेमस वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो बचपन में इन्होंने सोचा था कि मैं लिखूंगा, लेकिन उसके बाद में 43 में, एज ऑफ 43 इनका ये पब्लिश हुआ था. टॉक्स अबाउट द हॉरेबल इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ही इन्विजन्स द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी. तो वर्ल्ड वॉर का जो हॉरेबल इफेक्ट्स थे उसके बारे में ये जो इनकी राइटिंग है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बात करती है. ही टॉक्स अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो इसमें ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. एंड द फुल नेम इज सर विलियम Gerald Golding. Full name is Sir William Gerald Golding. And let's talk about the works of William Golding. The first work, famous work of William Golding is Lord of the Flies. Lord of the Flies, and it was published in 1954. ये publish हुआ था 1954 में, and it tell about a story of group of boys who land on island because their plane crashed and their on island they started forming a community. तो जो बॉयज़ थे काफ़ी सारे, उनकी प्लेन क्रैश हो गई थी, उसके वजह से उनको एक आइलैंड पे रहना पड़ा. एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ए कम्युनिटी, और उसके बाद में उन्होंने एक कम्युनिटी बनानी शुरू करी. एंड दे स्टार्टेड रूलिंग द आइलैंड, और रूल करना शुरू किया आइलैंड पे. जैसे कि एक अच्छा इंसान था, उसने अपने हिसाब से शुरू किया, एक बुरा इंसान था, उसने अपने हिसाब से शुरू किया. तो ये बच्चे थे, ये एक कम्युनिटी बना के कि हाँ मैं बॉस हूँ, अब मेरी सुननी है, तो उस टाइप से इन्होंने एक कम्युनिटी बना के शुरू किया. एंड दिस नॉवल इज़ एन एलिगरी एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ बैड पीपल ट्रम्प एंड हाउ दिस पीपल रूल्स द ह्यूमैनिटी. और इसमें दिखाया गया है, ये एक एलिगरी है कि कैसे जो बुरे लोग होते हैं वो रूल करते हैं अच्छे लोगों के ऊपर. एंड इट टेक टू द इविल पाथ, और उनको कैसे वो बुरे रास्ते पे ले जाते हैं ह्यूमैनिटी को. एंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज सेट ड्यूरिंग द वॉर. जैसे कि मैंने बताया, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी सेटिंग कहाँ की है, वॉर की टाइम की है. तो क्योंकि जो ये राइटर थे विलियम गोल्डिंग, ये रॉयल नेवी में थे वर्ल्ड वॉर की 2 के टाइम पे, तो इन्होंने अपनी सेटिंग भी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की वर्ल्ड वॉर के टाइम की सेटिंग रखी है. एंड इसमें जो कैरेक्टर्स है, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ राल्फ. ये राल्फ इज़ ए गुड कैरेक्टर. तो इसमें जो राल्फ है वो गुड कैरेक्टर है, वो इविल पाथ पे नहीं जाना चाहता. ही सेड दैट इफ़ वी मेंटेन फायर ऑन द आइलैंड इट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज पीपल हु पासिस नियर द आइलैंड दे माइट अंडरस्टैंड दैट वी आर इन नीड टू हेल्प. तो वो बोलता है कि हमें एक आग जला के रखनी है, ताकि जो भी नज़दीक से आइलैंड के गुजरे उसे पता चले कि यहाँ पे कोई है और हमें मदद की ज़रूरत है. तो उसी से फायर से, ताकि पता चल जाए कि कोई ना कोई इस आइलैंड पे फंसा हुआ है. तो नेक्स्ट कैरेक्टर है जैक. बैड कैरेक्टर है. ही परस्यूड द चिल्ड्रन टू किल पीपल एंड एनिमल्स एंड नॉट टू थिंक अबाउट मेंटेनिंग फायर. और वो सिर्फ यही बैड कैरेक्टर है, और वो यही सिखाता है कि बस मारो एक दूसरे को, एनिमल्स को मार के खा लो, और जो मेंटेन करना है फायर वो उसकी ज़रूरत नहीं है. बस अब हम ही हैं, यहाँ पे ही रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे सब कुछ. तो उसका ये मेंटेलिटी है कि बस एक दूसरे को मारना है, और ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है जो फायर है उसको भी, और एक दूसरे पे राज करना है. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज साइमन. इज़ ए फिगर हु इज़ कंटिन्यूसली कंपेयर टू जीसस क्रिस्ट. और साइमन एक कैरेक्टर है जो इसमें किससे, जीसस क्रिस्ट से कंपेयर किया जा रहा है. एंड देयर इज़ इंसिडेंट when a dead body lands on this island by a parachute. एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक डेड बॉडी गिरती है पैराशूट से इस आइलैंड पे. एंड व्हेन द किड्स सी दिस ह्यूज पैराशूट दे थिंक दैट इट इज़ ए, वो जब इतना बड़ा एक पैराशूट देखते हैं तो उनको, बच्चों को लगता है कि ये कोई
बीस्ट है एंड बिकेम फ्राइटन, और वो सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं। एंड इट इज़ साइमन हु गोज टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, और वो बार बार हिलता है ना, माउंटेन पे गिरता है वो पैराशूट, और वो हिलता है तो बच्चों को बार बार यूँ लगता है कि वो बीस्ट है, और साइमन ही है जो कैरेक्टर वो वहाँ पे जाने की सोचता है टॉप ऑफ द माउंटेन टू फाइंड आउट हु इज़ द बीस्ट, और देखना चाहता है कि कौन ये बीस्ट है। एंड ही सीज दैट द डेड मैन पैराशूट इज़ नॉट ए बीस्ट, और वो देखता है कि ये तो एक डेड मैन का पैराशूट है, ये कोई बीस्ट नहीं है। एक्चुअल बीस्ट लाइज इनसाइड आवर हार्ट, और एक्चुअल बीस्ट क्या है, जो वो हमारे अंदर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर कोई शैतान है, वो हमारे अंदर ही रहता है। तो हमें देखना है, हमें उस शैतान को रहने देना है कि उसको बाहर निकालना है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ पिगी। तो ये कैरेक्टर जो पिगी है, इट इज़ ए साइंटिफिक फेलो, तो ये हमेशा साइंस के बारे में हर चीज़ साइंटिफिकली सोचता है। एंड ही वेयर ग्लासेस, और वो चश्मा पहनता है। एंड हिज ग्लासेस हैज़ बिन क्रैश, और उसके ग्लासेस जो है वो चश्मा वो टूट जाती है। एंड इट रिप्रेजेंट दैट नाउ साइंस विल नॉट रूल, नाउ इविल विल रूल, और उसके वो टूटने से वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं राइटर, कि अब साइंस रूल नहीं करेगी, अब जो है इविल, बुराइयाँ रूल करेगी यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्च। कॉन्च का मतलब होता है शंख। ये द पर्सन हु हैज़ दिस कॉन्च हैज़ द पावर, तो ये कैरेक्टर नहीं है, ये शंख को बोला जा रहा है, जो शंख बजाते थे ना पहले, तो शंख है। एंड जिसके पास भी ये शंख होगा वो ही यहाँ पे पावर रूल करेगा। इन द बिगनिंग राल्फ हैज़ द पावर, तो बिगनिंग में ये जो कॉन्च है वो राल्फ को दिया गया था, तो राल्फ के पास पावर था। लेट कॉन्च गेट इन द हैंड ऑफ द जैक, उसके बाद में जो ये शंख है वो किसको, जैक को मिल गया। एंड ही स्प्रेड द इविल, और उसने क्या किया, बुराइयाँ फैलानी शुरू करी। एंड जैक गेट्स ऑन ए हंट, और वो क्या है, हंट पे गया। एंड ही फर्स्ट किल साइमन, उसमें इसने साइमन को मार दिया। एंड लेटर ही किल्स पिगी, और उसके बाद में पिगी को भी मार दिया। जैक सेट्स द फायर इन द फॉरेस्ट, और उसने सारे जो जंगल में ही आग लगा दी टू किल राल्फ, ताकि वो राल्फ को मार पाए। क्योंकि वो अच्छाई के साथ था राल्फ, तो सब लोग उसी के साथ जाना चाहते थे, जैक को कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो जैक को लग रहा था कि मैं राल्फ को क्यों ना मार दूं, ताकि लोगों के पास ऑप्शन ही ना बचे। आल्सो बट एस्केप एंड ऑन द बीच द फाइनली ग्रीटेड बाय द नेवल ऑफिसर, लेकिन लास्ट में एक उनको बचाने के लिए, उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए नेवल ऑफिसर आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और इसको हम डिटेल में भी करेंगे। तो ये इसकी स्टोरी है। क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट इसके पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में यूजीसी नेट में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द बॉयज इन द गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज एसोसिएटेड विथ क्रिस्ट। तो क्रिस्ट के साथ कौन था, जैसे मैंने बताया जीसस क्रिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन, साइमन को कंपेयर किया गया था जीसस क्रिस्ट के साथ। तो यू हैव टू रिमेंबर द आंसर इज साइमन। द नेक्स्ट इज below are two sets of text, one of which are inspired, the other match the text inspiration. The next text है Coral Island is a text written by R.M. Ballantyne, and this answer is this Lord Island inspired William Golding to write Lord of the Flies. तो इन्होंने इंस्पायर किया था किसको, विलियम गोल्डिंग को, टू राइट लॉर्ड ऑफ द flies. The next is in Lord of the Flies, which character comes to realize that the beast is actual evil inside the boys themselves and it is that which is breaking us. तो ये किसने फाइंड आउट किया था कि जो बीस्ट है वो तो हमारे अंदर ही है, ना कि बाहर है। तो ये किसने बात बोली थी, ये बोली थी साइमन ने, जब वो पैराशूट को देखने गया था कि असल में ये क्या है, वहाँ पे बीस्ट है या और कुछ है। तो उसे पता चला कि पैराशूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रिजेंबल एंड कॉल्स हिमसेल्फ लाइफ इज साइंटिफिक। तो साइंस के बारे में कौन बोल रहा है, लाइफ इज साइंटिफिक, किसने बोला था, पिगी क्या था, साइंस से रिलेटेड था। तो पिगी बोलता है लाइफ इज़ वेरी साइंटिफिक, तो आंसर इज पिगी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच ऑफ द कैरेक्टर इज पुट टू डेथ। तो कौन से कैरेक्टर इसमें मर गए थे, तो आंसर इज
पिगी एंड साइमन, द आंसर इज पिगी एंड साइमन इसमें मर गए थे। द नेक्स्ट इज इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गोल्डिंग इनवर्ट्स द मोरालिटी ऑफ R.M. बैलेंटाइन कोरल Island involving adventure of three boys. Maron on South Pacific Island. Two names are repeated in Golding Tale. They are, तो दो ने जो नाम है इसमें रिपीट हो रहे हैं R.M. बैलेंटाइन के जो कोरल आइलैंड उन्होंने लिखा था उसमें से, तो वो है राल्फ एंड जैक, राल्फ एंड जैक। The last question is listed below are titles of novels and sources to which they are aligned by the readers. Match, तो किसको, R.M. बैलेंटाइन कोरल आइलैंड को हम मैच करेंगे विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से। विलियम गोल्डिंग ने यहीं से सोर्स लिए हैं एंड द राल्फ एंड जैक जो कैरेक्टर का नाम है वो भी उन्होंने उन्हीं की R.M. बैलेंटाइन के राइटिंग में से लिया है। तो ये थे इनके जो जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी अच्छे से हम डिटेल में एक एक जो लाइन है वो भी हम करेंगे, एक स्पेशल वीडियो इसके लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट इनके वर्क की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्क इज़ टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, to the ends of the earth and it was published in 1980 to 1989। ये क्या है, सीरीज़ है, ट्रायलॉजी लिखी है इन्होंने, 3 नॉवेल्स एक साथ लिखी है। तो ये कौन सी इट इज़ ए ट्रायलॉजी विच consist of 3 works। इसमें इनके 3 works हैं and the first work is Rites of Passage। the first work is Rites of Passage। the next is Close Quarters। the third one is Fire Down Below, फायर डाउन बिलो। तो ये तीनों जो राइटिंग्स है इनकी एक में ही है, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। तो आपको याद रखना है ये राइटिंग्स भी पूछी जाती है, राइट्स ऑफ पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स, फायर डाउन बिलो, रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। तो इन्होंने विलियम गोल्डिंग ने लिखी है एंड ऑल 3 आर सेट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ये तीनों की तीनों नॉवल कहाँ की सेटिंग है, लास्ट मंथ ऑफ द वॉर की, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में जो वॉर हो रहा था उसके ऊपर। एंड द टाइटल इज रिफर्स टू द इवेंट्स इन द शिप ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग वॉयज फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक वॉयज दिखाई गई है इसमें इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ये था हमारी जो राइटिंग टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज मैच द नॉवलिस्ट विद द वर्क। नॉवलिस्ट के नाम पे दे रखा है विलियम गोल्डिंग और वर्क पे दे रखा है राइट्स ऑफ द पैसेज। तो राइट्स ऑफ द पैसेज आपको याद रखना है, ये तीनों जो इनके ट्रायलॉजी में वर्क्स है वो तीनों की तीनों नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं साथ के साथ इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, बाद में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन साथ के साथ एक बार आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। द नेक्स्ट वर्क इज डार्कनेस विजिबल। The next work is Darkness Visible and it was published in 1979 and it is a novel and the title has been taken from Milton Paradise Lost। और Darkness Visible title कहाँ से लिया गया है, very famous, one of the famous writer Milton के Paradise Lost से। and the lines are, one of the famous lines are no light but rather darkness visible, no light but rather darkness visible, these are the famous lines। and the novel talks about sexuality and spirituality and it is also talking about world war। तो ये spirituality के बारे में बात कर रही है नॉवल, sexuality के बारे में बात कर रही है and also talking about the world war and the bomb explosion जो हुआ था that happened during the वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था उसके बारे में भी इस राइटिंग में जो विलियम गोल्डिंग बात करते हैं। द नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में। द क्वेश्चन इज डार्कनेस विजिबल इज ए नॉवल रिटन बाय, द आंसर इज विलियम गोल्डिंग। डार्कनेस विजिबल किसने लिखी है, विलियम गोल्डिंग, और इन्होंने कहाँ से अपना टाइटल लिया है, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। तो ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और करना है। तो प्लीज़ कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें, इग्नोर ना करें क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड होती है सारी स्लाइड्स, तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।